हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीडीसी यानी आपका अपना द डिनोमिनेटर क्लासेस। मैं प्रतीक चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने और हमारी इस टीम के बहुत बेहतरीन एक ऑनलाइन चैनल पर, जो कि पूरी कोशिश है आपको निरंतर वीडियो मिलती रहे और आपको अच्छे से पढ़ाते रहें। आज की जो वीडियो है, जैसे आपने थंबनेल से देखा होगा कि सक्सेस स्टोरी है, ये जो हमारी सीरीज़ है ये आपके पास आ रही है। और आज की वीडियो यकीन मानिएगा आप आज सीखेंगे एक्चुअली में कि संघर्ष जो स्ट्रगल होता है वो क्या होता है। कई बार हमारी जॉब हमें मिल जाती है, उसके बाद भी हमें जॉब को छोड़ना पड़ता है या हम नहीं ले पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज आपको वीडियो में मिलेगी और रियल स्ट्रगल के बारे में आपको पता पड़ेगा। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से आप वीडियो देखिएगा। बस वीडियो पूरी देखिएगा, तभी एक्चुअली स्ट्रगल और जॉब कैसे ली उस भाई ने वो आपको पता पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से कंप्यूटर जी उस भाई की स्टोरी लगाइए और वीडियो पूरी देखिएगा, तब कमेंट में बताइएगा कि हाँ आप कुछ सीखे या नहीं। चलिए, तो मैं मिलूंगा आपसे मैथ्स की क्लासेस में। अब हमारी वीडियो सक्सेस स्टोरी चलेगी। नेक्स्ट वीडियो एक और शूट हो चुकी है, वो तभी आएगी जब इसके 1000 व्यू हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो पर चलते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव माय सिंसियर थैंक्स टू प्रतीक सर फॉर गिविंग मी दिस चांस एंड फॉर मोटिवेटिंग मी टू मेक दिस वीडियो। थैंक यू प्रतीक सर। दिस इज शिवा and I am working as a TGT Mathematics in Kendriya Vidyalaya Sangathan with a grade pay of 4600। आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि एक टीचिंग लाइन में आ गया हुआ बंदा एसएससी की कोचिंग में क्या कर रहा था। मैं भी अब ये सोचता हूँ कि मैं एसएससी की कोचिंग में क्या कर रहा था, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि शायद यहाँ आने के लिए वहाँ जाना ज़रूरी था। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन रास्तों से गुजरना ज़रूरी था। स्कूल टाइम से ही मैंने सोचा था कि मुझे भी एक गवर्नमेंट जॉब करनी है, जैसा कि सब सोचते हैं, लेकिन कौन सी करनी है, कैसे करनी है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मेरा विज़न बिल्कुल भी क्लियर नहीं था कि मुझे 12th के बाद क्या करना है। 12th के बाद मैंने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल में एडमिशन लिया। इस तरह के कॉलेजेस इंडिया में सिर्फ 4 ही हैं। एक RI भोपाल, एक RI अजमेर, एक RI भुवनेश्वर और एक RI मैसूर। RI शिलोंग भी था, लेकिन उसको अब एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दिया गया है। ये कॉलेजेस इंडिया में बेस्ट टीचर्स तैयार करने के कॉलेज हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे स्टार्टिंग से ही एक टीचर बनना था। टीचिंग ऑप्शन में आने के लिए मैंने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना, जो आपके डेस्टिनी में लिखा होता है वो होके रहता है। The more you will run away from your destiny, the more you will be attracted by its gravity. So the same thing happened with me. कॉलेज के 4th ईयर में मेरे दिमाग में 3 चीज़ें चल रही थी। या तो मुझे टीचिंग लाइन चूज़ करनी है, या तो मुझे MSc करनी है, या फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। टीचिंग मुझे करनी नहीं थी। MSc और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था, बट फाइनली मैंने सोचा था कि नहीं, मुझे MSc नहीं करनी है, मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। हालांकि मैंने कॉलेज के 4th ईयर में सभी कैंपस प्लेसमेंट के इंटरव्यूज़ दिए थे और मैंने 3 स्कूल्स में इंटरव्यू दिए थे और फॉर्चुनेटली मेरा तीनों स्कूल्स में हो गया था। मुझे पता था कि अगर मैंने प्राइवेट स्कूल्स ज्वाइन कर लिए तो फिर मैं अपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर सकता। इसी बीच मैंने आर्मी का SSB भी अटेंड किया, बट अनफॉर्चुनेटली फाइनल डे कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। उसके बाद मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए अप्लाई किया, रिटर्न क्लियर हो गया, लेकिन मैं इंटरव्यू देने नहीं गया। घर आने के बाद मुझे पता था कि अब मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। उसके लिए मैंने अपने एरिया के सभी बेस्ट इंस्टीट्यूट में गया, सभी जगह डेमो क्लासेस ली और मैंने कहीं भी एक जगह एडमिशन ले लिया। मैं इस चीज़ में भी कंफ्यूज था कि मुझे SSC की कोचिंग करनी है या मुझे बैंक की कोचिंग करनी है। अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद और बाकी लोगों से सजेशंस लेने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि चलो SSC की कोचिंग करते हैं।
बेसिकली मुझे कभी फीलिंग अंदर से आई नहीं कि मुझे इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, लेकिन मैं बस ऐसे ही कर रहा था क्योंकि सब कर रहे थे, कुछ तो करना था तो इसीलिए मैं कर रहा था। एसएससी का एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, बहुत नेगेटिविटी आई। मैं तो पूरे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, मुझ में बिल्कुल भी टाइम मैनेजमेंट था ही नहीं। उसके बाद मैंने फिर से प्रिपेयर किया, सीपीओ निकला, रिटर्न निकला, लेकिन उसमें फिज़िकल नहीं हुआ। उसके बाद फिर एसएससी दिया, करते करते बस कोचिंग लेता चला गया, कभी ये बैच लिया, कभी वो बैच लिया। फाइनली जब मैंने प्रतीक सर का मेंस का बैच लिया था, तो उस मेंस के बैच तक आते आते मैं पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इस तरह से कोचिंग करता चला जाऊं, प्रिपेयर करता चला जाऊं। और ये वही साल था जब एसएससी का इतना बड़ा स्कैम सामने आया था और लाखों स्टूडेंट्स सड़कों पे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। लाइफ के इस पॉइंट पे आके मैं और ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता था, मुझे बहुत जल्दी कुछ ना कुछ डिसाइड करना था। या तो मुझे इसी फील्ड में बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए था या फिर मुझे कुछ और अच्छा करना था। मेंस बैच लेने से पहले मैंने केवीएस का नॉर्थ ईस्ट स्पेशल एक रिक्रूटमेंट आई थी जो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए आई थी, वो एग्ज़ाम में अप्लाई किया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 2016 में एसएससी की कोचिंग करने से पहले केवीएस के लिए अप्लाई ही नहीं किया था, बिकॉज मैंने कभी सीरियसली इस लाइन को सोचा ही नहीं था कि मुझे यहाँ जाना है। लेकिन इस बार मैंने केवीएस के लिए भी अप्लाई किया। टोटल जनरल की वैकेंसीज 12 थी और मेरा ऑल इंडिया रैंक 11th आया था। लेकिन इसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बिकॉज जॉइनिंग लेटर सिर्फ 8 ही लोगों को मिला। और इस बात ने मुझे अंदर से हिला दिया था। मुझे ये लगा था कि शायद अब मैं सिर्फ मेंस के बैच पे ही फोकस करता हूँ। और उसके बाद मैं सिर्फ कोचिंग किए जा रहा था, मैं सिर्फ पढ़ते जा रहा था। मेरे दिमाग में इतना टेंशन आ चुका था, इतना बोझ आ चुका था। मैं उसके बाद प्रतीक सर का मेंस का बैच मैंने ज्वाइन किया और उस मेंस बैच में कुछ ऐसा हुआ जिसने शायद मेरा विज़न क्लियर कर दिया, जिसने मुझे एक सही डायरेक्शन दिखाई। मेंस बैच में पढ़ाते पढ़ाते प्रतीक सर हमेशा अपने मोटिवेशन की बात करते थे। वो हमेशा कहते थे कि उनको पहले से ही ये फीलिंग आती थी, बचपन से ही, स्कूल टाइम से ही, कि वो एक इंस्पेक्टर हैं। और वो हमेशा ये कहते थे कि वो हमेशा लाल जूते पहन के रखते थे ताकि उनमें वो फीलिंग आती रहे। उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ मान ली थी कि वो इंस्पेक्टर हैं। फिर मैंने ये सवाल खुद से पूछा, क्या ये मुझे ये फीलिंग आ रही है इस एग्ज़ाम में, जिस एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ? क्या मेरे अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैं इस एग्ज़ाम में, या मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए बना हूँ? आंसर था ना। फिर मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि प्रतीक सर एक इंस्पेक्टर होने के बाद भी पढ़ा रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स जो एसएससी का एग्ज़ाम देकर इंस्पेक्टर बनकर टीचिंग फील्ड में आ रहे हैं, शायद यही तो वो चीज़ थी कि जिसके लिए मैंने इतनी ट्रेनिंग की थी। शायद मैं भी इस तरह से दूसरों को मोटिवेट कर सकता हूँ। और शायद कॉलेज डेज़ में मैंने बहुत सारी मोटिवेशनल स्किट्स की भी थी, और ये सब स्किट्स करने के बाद मुझे एक अलग ही लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती थी। और इसी तरह का कुछ सेटिस्फेक्शन, इसी तरह का कुछ मोटिवेशन मैं ढूंढ भी रहा था। मैंने सोचा क्यों ना ये सभी एक्टिंग स्किल्स, ये सभी मोटिवेशन टीचिंग लाइन में यूज़ किया जाए। और सबसे बेस्ट अगर ऑडियंस कोई हो सकती है तो वो हमारे स्टूडेंट्स ही हो सकते हैं। और एक टीचर सिर्फ एक टीचर कभी नहीं हो सकता। हर टीचर में ज़रूर एक एक्टर छुपा है, या फिर हर एक स्टूडेंट को चाहिए किसी एक्टर की तरह उन्हें मोटिवेट करने वाला एक टीचर। शायद मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब एसएससी का एग्ज़ाम नहीं दूंगा, यहाँ तक कि मैं एसएससी का कोई फॉर्म भी नहीं भरूंगा। जून या जुलाई में केवीएस का नोटिफिकेशन फिर से आया और इस बार मैंने एक बहुत ही अजीब सा डिफरेंस नोटिस किया। ये लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा था कि किसी नोटिफिकेशन के आने के बाद मुझे स्ट्रेस नहीं हुआ, मुझे खुशी महसूस हुई। इससे पहले एसएससी के जितने भी नोटिफिकेशन आते थे
मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाता था कि अब नोटिफिकेशन आया, अब मुझे पढ़ना है, अब मुझे तैयारी और ज़्यादा करनी है और मुझसे हो नहीं रही है, मुझसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, मैं इक्वली सारे सब्जेक्ट्स को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे अंदर से एक फीलिंग आई, अंदर से एक कॉन्फिडेंस आया कि यस डेफिनेटली दिस टाइम आई विल मेक इट। और मैंने लाइफ में 3-4 महीने लगातार फर्स्ट टाइम शायद किसी एग्ज़ाम के लिए 10-10, 12-12 घंटे इतने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की। इस डेडिकेशन का रीज़न सिर्फ एक ही था कि मैं इस एग्ज़ाम को फील कर पा रहा था, मैं खुद को इमेजिन कर पा रहा था इस एग्ज़ाम के बाद आने वाली लाइफ को। एंड टुडे आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड आई रियली फील प्राउड एंड हैप्पी दैट आई हैव एक्चुअली अचीव्ड समथिंग विच वाज रिजर्व्ड फॉर मी ओनली। इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं बस एक छोटी सी बात आपको एक छोटे से डायग्राम से समझाना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि ये हमारा टारगेट है और हमें इसे हिट करना है। कई बार हम अपने एम, अपने टारगेट को लेके इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि वो 10 मार्क्स के अलावा बाकी के नंबर्स हमें नज़र ही नहीं आते। हम कोशिश करते रहते हैं और टारगेट मिस होता रहता है और हम डिप्रेस होते चले जाते हैं। और इसका रीज़न सिर्फ ये है कि अपने सो कॉल्ड टारगेट को ही हम सब कुछ मान लेते हैं। उस टारगेट को हम ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमने उस टारगेट को मिस नहीं किया है, बल्कि उस प्रोसेस में बहुत सारे टारगेट्स हमने अचीव कर लिए हैं। हम सब के लिए लाइफ में कुछ ना कुछ रिजर्व होता है, हमें सिर्फ उस चीज़ को फील करना होता है कि वो क्या है। आई होप कि मेरी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो अगेन I would like to convey my sincere thanks to Pratik sir.